गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं पेस्टिसाइड केमिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया था, ठीक है। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड डिस्कस की और उसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे आपसे एंड कुछ MCQs भी किए थे हमने। तो आज जो है वो चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो हमारा सेक्शन बी में आएगा। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। तो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे हम करते जाएंगे, बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो है वो आपको देखो क्या करना है सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 2 में। ये बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। यहीं से आपका जो है वो पासिंग मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन आपने फिर भी अच्छा स्कोर लेना है तो आप चैप्टर 2 को अच्छे से करें, ठीक है। इसमें आपने कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 में अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड की सिंथेसिस करनी है। उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और उनके यूज़ पता होने चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड उनके यूज़। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम लेंगे वो लेंगे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स की। तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो है वो क्या उनके एग्जाम्पल होंगे और उनकी सिंथेसिस जो है वो कैसे की जाएगी, ठीक है। आपके सिलेबस में है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स भी हैं, फिर कार्बामेट्स हैं, उससे आगे क्विनोन्स हैं और लास्ट में एनिलाइड्स हैं, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो आपके सिलेबस में देखो यहाँ पे जो है वो सेक्शन बी में आपके पास जो है वो सिंथेसिस एंड टेक्निकल मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पेस्टिसाइड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस, ठीक है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं, DDT और गैमीजेन, ठीक है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मेलाथियोन, पैराथियोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आपको इनको याद करना है, ठीक है, कि आपके पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या होते हैं, मेलाथियोन, पैराथियोन, कार्बामेट्स, ठीक है, कार्बाफ्यूरॉन, कार्बेराइल, क्विनोन्स क्या होते हैं, क्लोरेनिल इसका एग्जाम्पल है, एनिलाइड्स, मेलाक्लोर एंड ब्यूटाक्लोर, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑर्गेनोक्लोरीन्स की, ठीक है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन देखो होते क्या है पेस्टिसाइड, ये और नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनोक्लोरीन, है ना। तो ऑर्गेनोक्लोरीन का मतलब जिसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें जो है वो क्लोरीन भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसको इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं कि क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रखे हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये उन्हीं के डेरिवेटिव हैं, ये उन्हीं के भाई जो है वो कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है वो क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट होगी, वो एक नहीं, वो उसमें बड़ी ज़्यादा क्लोरीन होंगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये ऑर्गेनोक्लोरीन्स, दीज पेस्टिसाइड्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि मेनली इसमें साइक्लोहेक्सेन जो है वो ज़्यादातर बोल रहा हूँ कि इसमें जो है प्रेजेंट होता है। इससे जरूरी नहीं कि साइक्लोहेक्सेन सब में हो। साइक्लोहेक्सेन आपका होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेंजीन रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 6 जो है वो कार्बन होते हैं ना, लेकिन उसमें रिंग नहीं होती, उसमें अंदर जो है वो साइक्लिक रिंग नहीं होती, ठीक है। इसका फार्मूला होता है C6H12। तो एग्जाम्पल है इसके DDT, गैमीजेन, इसी को लिंडेन और BHC भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपके सिलेबस में मेंशन है DDT और गैमीजेन, ये 2 ही आपके सिलेबस में है। गैमीजेन को ही लिंडेन और BHC बोला जाता है। और एग्जाम्पल है एल्ड्रिन और डाईएल्ड्रिन भी ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड के एग्जाम्पल है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्ड्रिन और डाईएल्ड्रिन क्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है ये। तो उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर सॉलिड, लो वोलेटिलिटी होती है इनकी, ठीक है। इनका कोई बड़ा ज़्यादा जो है वो आपके पास जो है वो लो वोलेटाइल होने का मतलब ये हो गया कि ये इजिली जो है वो वोलेटाइल नहीं होते, ठीक है। आपके पास जो है कि एक होता है हाईली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल होता है जो आपके पास जो रूम टेम्परेचर में क्या कर जाए, वेपोराइज कर जाए, ठीक है। तो उनकी लो वोलेटिलिटी होती है, इतने ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते। दे आर हाईली सॉल्यूबल होते हैं इन ऑयल्स, फैट एंड लिपिड्स एंड लेस सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये पानी में जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपके पास जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये हाईली सॉल्यूबल किस में होते हैं, आपके पास फैट में होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दे आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन या ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। उसके बाद मैंने लिखा दे आर नॉट प्रोन टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका क्या मतलब हो गया जी, कि ये एनवायरमेंट में इजिली डिग्रेड नहीं होते, ठीक है। ये एनवायरमेंट में इजिली टूटते नहीं हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये खुद ब खुद ही क्या हो जाए, ठीक है, सॉइल में जो है पूरी तरीके से ये नष्ट हो जाए, पूरी तरीके से जो है ये पूरा जो है वो इसके रेजिड्यू जो है वो टूट जाए, ऐसा नहीं होता। ये डिग्रेडेबल नहीं होता, इजिली टूटता नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन डेरिवेटिव्स, ये ऑर्गेनोक्लोरीन्स की लिमिटेशन भी है, ठीक है।
ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है कि कॉन्टैक्ट पॉइजन और स्टमक पॉइजन क्या होता है। दे कैन रिमेन एज सच इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड कैन कॉज बायोमैग्निफिकेशन, ये मैंने ऊपर बात की, ठीक है। दे मेनली एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरीन डेरिवेटिव जो पेस्टिसाइड होते हैं वो क्या एक्ट करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज होते हैं। तो ये भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स क्या यूज होते हैं, तो आपको बताना है कि वो क्या यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनोक्लोरीन जो मेरे पास पेस्टिसाइड्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे डीडीटी। तो हमें करना क्या है, प्रिपरेशन, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर और इनका यूज़ जो है वो आपको आना चाहिए। प्रिपरेशन मतलब उसमें सिंथेसिस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको जो है वो यहाँ पे डीडीटी जो है वो इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, करेक्ट स्ट्रक्चर इसका जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन की इसमें चेन होती है और एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा होगा, 3 क्लोरीन लगे होंगे। और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। इथेन क्या होता है आपको पता ही है, आपके पास जो है वो, अगर इथेन का मैं आपसे फार्मूला पूछूं तो इथेन जो है वो मेरे पास होता है C2H6, है ना, इस तरीके से। ये मेरे पास क्या है, इथेन, ठीक है। तो ये इसी का डेरिवेटिव है। देखो अब यहाँ पे क्या किया इसने कि 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन को जो है वो सब्स्टिट्यूट करके वहां पे 2 रिंग लगा दिए, एक क्लोरोबेंजीन और इधर भी क्या लगा दिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये जो 3 हाइड्रोजन थी इनको सब्स्टिट्यूट करके वहां पे क्लोरीन लगा दिया, तो वो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बन गया। तो देखो कितना ज्यादा क्लोरीन है, इसीलिए जो इनको ऑर्गेनोक्लोरीन, इनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड को हम बोलते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपके साथ जो है वो दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। देखो किस तरीके से आप इसको बनाओगे, देखो मैं इजी तरीके से बना देता हूँ। ये कार्बन कार्बन 3 जगह पे आप क्लोरीन लगा दो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने वैसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया हुआ, ठीक है। एक जगह पे आप हाइड्रोजन बना दो और बाकी जगह क्या लगा दो, इसके पास क्लोरोबेंजीन लगा देना है आपने, क्या लगा देना है, क्लोरोबेंजीन, है ना, इस तरीके से पैरा पोजिशन पे। ये पैरा आइसोमर होता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये डीडीटी का स्ट्रक्चर हो गया, बहुत इजी है, इजी टू रिमेंबर है। इससे आसान स्ट्रक्चर आपको पेस्टिसाइड में नहीं मिलेगा, ठीक है, कि 3 जगह आपने क्लोरीन लगाया और 2 जगह आपने क्लोरो जो है वो बेंजीन लगा दी और 1 जगह हाइड्रोजन आपने लगा दिया, ठीक है। तो आप उसको ऐसे ही याद करें, ठीक है। और उसका कॉमन नाम क्या बन जाएगा, देखो इसका कॉमन नाम बन जाएगा डाईक्लोरो डाईफिनाइल, है ना, ये वाले डाईक्लोरो, ये फिनाइल काउंट कर लिया इसने, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, और कितने क्लोरीन थे ऊपर, ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। कि ये कार्बन कार्बन क्या बन जाएगा मेरे पास, इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम की चेन है तो वो इथेन बनेगा, सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन ही रहेगा, ठीक है। तो उसका कॉमन नाम क्या हुआ, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो डीडीटी की फुल फॉर्म क्या आएगी, एक बार फिर प्रोनाउंस करता हूँ आपके साथ, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। तो आपको डीडीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा जी, इसका यूपीएससी नेम आएगा 1,1, ठीक है। ये एक बार ही है, 1,1,1 ट्राईक्लोरो, ठीक है। इसको नंबरिंग कर दो आप 1 2। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आपके पास कितने क्लोरीन है, 3 है, तो उनकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। लोकेंट्स बताने पड़ते हैं आपको, 1,1,1 ट्राईक्लोरो। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 मेरे पास जो है क्लोरोबेंजीन लगे हुए हैं, तो 2,2 2 बार लगे हुए हैं ना, तो मुझको 2 बार लिखना पड़ेगा, 2,2, ठीक है। फिर हाइफन, फिर मैंने क्या लगा दिया इसमें, बिस लगा दिया। बिस इसलिए लगाया क्योंकि इसको मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्या ट्रीट कर रहा हूँ मैं इसको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह जो है वो इसको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। 2,2 बिस क्लोरोबेंजीन, बिस का मतलब होता है 2, है ना, बिस क्लोरोबेंजीन, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन और इथेन, ठीक है, वो मेरे पास जो है वो नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी नेम है, ये भी आप ध्यान रखना। ये आईयूपीएसी नेम को जो है वो 1-2 और भी मेथड है उनसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इजीएस्ट सा मेथड जो है बताया है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जब आप, है ना, कंप्लीट लास्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है। आईयूपीएसी नाम पूछता है तो आपको आना चाहिए 1,1,1 ट्राईक्लोरो, 2,2 बिस क्लोरोबेंजीन इथेन, ठीक है। अच्छा जी, डीडीटी की डिस्कवरी पे आते हैं। तो डीडीटी सबसे पहले जो डिस्कवर किया था ये ओ जिडलर थे, इन्होंने डिस्कवर किया
1874 में, 1874 में, लेकिन उस टाइम पे उनको इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी या एज ए पेस्टिसाइड की प्रॉपर्टी का पता नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, पॉल मूलर आए थे, उन्होंने 1939 में जो है वो ये स्विस केमिस्ट थे, उन्होंने इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ही खोजा, पॉल मूलर ने, कि डीडीटी को एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी आपने सोच समझ के जो है वो आंसर देना है कि किसका, साइंटिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। एक बड़ी बार पूछा जा चुका है कि डीडीटी एज ए इंसेक्टिसाइड वाज यूज्ड बाय, किसने यूज़ किया? तो पॉल मूलर ने यूज़ किया था एज इंसेक्टिसाइड। डीडीटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो वो ओ जेडलर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ओ जेडलर, ठीक है, 1874 में। तो ये भी आपके कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आते हैं आपकी इसकी प्रिपरेशन पे। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जाती है, पहले मैं आपको इसी में बता देता हूँ, ठीक है, डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने जो है वो कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको और आइडिया मैं देता हूँ इसमें। इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो क्लोरल से की जाती है। किससे की जाती है? क्लोरल से की जाती है। क्लोरल कुछ नहीं होता, ये होता है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्या होता है? ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। जब भी मैं जो है वो क्लोरल की बात करूंगा तो जैसे मैं क्लोरल नाम लेता हूं तो आपके माइंड में आना चाहिए ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये होता है एसिटल्डिहाइड, सिंपल एसिटल्डिहाइड ये होता है। अब इन 3 हाइड्रोजन की जगह वहां पे मैं 3 क्लोरीन लगा दूंगा, ठीक है, लगा दूंगा 3 क्लोरीन। तो ये मेरे पास जो है वो, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, इन 3 हाइड्रोजन की जगह मैंने 3 क्लोरीन लगा दिया, तो इसी का कॉमन नाम होता है क्लोरल। क्या नाम होता है जी? क्लोरल, ठीक है। क्लोरल को भी बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन पहले आपको ये याद रखना है क्लोरल होता क्या है। तो जैसे माइंड में आता है क्लोरल तो आप बोलना ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड चाहिए मुझे, ठीक है, और मेरे को जो है वो इसका डबल अमाउंट जो है वो 2 मोलर रेशो में मेरे को क्या चाहिए? क्लोरोबेंजीन चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को आप ऐसे बना लो, 2 ले लेनी है। यहाँ पे सबके पास हाइड्रोजन है, मैंने इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो पैरा पोजीशन पे होगी क्लोरीन के, और ये ऑक्सीजन, इसको निकाल देना है एज ए H2O। कैसे निकाल दोगे इसे? एज ए H2O। और यहाँ डबल बॉन्ड थे, कार्बन के 2 बॉन्ड गायब हो गए, तो इन 2 बॉन्ड्स के जगह जो है वो अपने 2 रिंग्स को जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने देखो इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे कि मेरे पास जो है वो ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरल है, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, 3 क्लोरीन ग्रुप हैं, CHO, इसको ऐसे बनाएं, और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो आपने पैरा पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोबेंजीन के आपने क्या कर देने हैं? ये रिमूव कर देने हैं एज ए वाटर, ठीक है। तो ये एज ए के निकल जाएगा -H2O। तो यहाँ पे -H2O हो गया, ये कंडेंसेशन हुई। इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है, ठीक है। 98 to 99% कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। कुछ बुक्स इसको ओलियम भी लिखती हैं, क्योंकि जो प्योर H2SO4 होता है वो ओलियम भी कहलाता है, जिसको बोलते हैं H2S2O7, ठीक है। तो आप ये मिल जाएगा आपको लोअर क्लासेस की बुक्स में। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन की जाती है। इसमें टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। हालांकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो मैं ज़रा थ्योरी में वो डिस्कस करूंगा कि क्या क्या कंडीशंस है। लेकिन पहले आपको क्या फोकस करना है? पहले आपको मॉलिक्यूल्स, ये स्ट्रक्चर जो है ये बनाने हैं कि कैसे डीडीटी बनाया जाता है। थ्योरी फिर आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो यहाँ से आप वाटर रिमूव कर दो। देखो मैंने, फिर आपने क्लोरीन वो सेम एज इट इज रहने दिया। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और उस C डबल बॉन्ड O की जगह आपने क्या लगा दिया? वो रेजिड्यू जोड़ दिया, Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो आपको जो है ये पैरा आइसोमर जो होता है, पैरा आइसोमर मतलब ये जो हाइड्रोजन गया आपका ये विद रिस्पेक्ट टू पैरा हाइड्रोजन पोजिशन से गया, ठीक है। तो पैरा आइसोमर 70% आपके पास बनता है, इसी को बोलते हैं DDT, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथीन। ये वाइट कलर का सॉलिड होता है, जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वैसे ही आपका ये भी जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमर्शियली जो है वो डीडीटी को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी थ्योरी की बात कर लूँ, प्रिपरेशन की बात कर लूँ, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ किसकी? क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन की, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो उसमें जो है वो आप 99% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो लिबरेट होती हो। तो होता क्या है कि जैसे मान लो आप जिस वेसल में ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा? हीटअप शुरू होना जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने उसको गर्म नहीं किया, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली हीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि
जो जिसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है उसकी हम कूलिंग करते हैं एक्सटर्नली, ताकि वो टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहे। ऐसा नहीं हो जाए कि वो कंटेनर का टेम्परेचर जो है 50, 60, 70, 100 है ना, इस तरीके से बढ़ता जाए, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं बाई एक्सटर्नल कूलिंग ऑफ द कंडेंसर, है ना। उस कंडेंसर की एक्सटर्नल कूलिंग करते हैं, जिससे जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान रखना है। और कमर्शियल डीडीटी जो हमने यहाँ पे बनाई, इट इज ए मिक्सचर होता है 70% ऑफ पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर मतलब ये वाला आइसोमर, और 15% जो है 15% ऑर्थो आइसोमर, और कुछ इसमें इम्प्योरिटीज भी जो है वो रेस्ट प्रेजेंट होती है। तो ऑर्थो आइसोमर किस तरीके से बन जाएगा? ऑर्थो आइसोमर मतलब आप एक जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन थी उसका ऑर्थो हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, और इस क्लोरीन के भी विद रिस्पेक्ट टू वो बड़ा हाइड्रोजन जो है वो वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो गया, तो ये ऑर्थो आइसोमर जो है वो बन जाएगा। तो ऑर्थो आइसोमर भी 15% होता है। ठीक है, तो उसमें तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आप भी इसको बना सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्रीज में डीडीटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ ओलियम। वो बोलता है कि वहाँ पे ओलियम कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वाटर जो H2SO4 जो है, तो प्योर जो है वो हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, और क्लोरल जो होता है ट्राइक्लोरोएस्टेडिहाइड इटसेल्फ इज प्रिपेयर बाय द क्लोरिनेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, तो जिससे जो है वो क्लोरल मेरे पास बन जाता है। ठीक है, फिर आती है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप बोलोगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है, पानी में इतनी आसानी से घुलता नहीं है ये। ठीक है, तो किस में सॉल्युबल होता है? ये केरोसिन ऑयल में सॉल्युबल होता है, इथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, पेट्रोल में सॉल्युबल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फैट में सॉल्युबल होता है ना। फैट में घुल जाता है और फैट में डिपॉजिट भी होना लग जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी में अगर डीडीटी चला भी गया तो डीडीटी जो है वो कहाँ कम्युलेट शुरू होने है, क्योंकि ये हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें सेल्स में हमारे पास वो फैट जो है प्रेजेंट होती है, जो मेम्ब्रेन होती है ना, तो इजीली उसको क्या कर सकता है, ये क्रॉस कर सकता है। जो फैटी लेयर होती है, लिपिड्स की जो लेयर होती है, तो लिपिड्स क्या है, फैट ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो जो है फिर वो डीडीटी का जो है वो बड़े हार्मफुल इफेक्ट भी जो है वो देखे गए हैं। टेक्निकल ग्रेड डीडीटी जो होता है इस वोलेटाइल बैक्सी सॉलिड होता है, ये हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बोल रहा है कि हल्का सा ये वोलेटाइल बैक्सी सॉलिड होता है, जो टेक्निकल ग्रेड का होता है। टेक्निकल ग्रेड मतलब जो मार्केट में जो है हम जिसको जो है वो लेके आएंगे। और प्योर पैरा आइसोमर जो होता है डीडीटी, अगर मान लो 100% उसमें प्योर पैरा आइसोमर है, जो बाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन में जो है वो जैसे मान लो डीडीटी है, अगर हम स्प्रे करते हैं, कहीं पे स्प्रे करना है हमने एज इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्ट में क्या करता है, ये इंसेक्ट में जो है वो एक सोडियम पोटाशियम पंप होता है। अभी आपने शायद नॉन मेडिकल वाले बच्चों ने बड़ा कम सुन रखा हुआ है, लेकिन मेडिकल वालों को ये पता है कि जो बॉडी में सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल का जो है वो अपना एक बैलेंस होता है आयंस का। ठीक है, तो उस आयंस के बैलेंस से जो है वो ही मैसेज जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो होता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस को ये डिस्टर्ब कर देता है, उसको ही ये ख़त्म कर देता है डीडीटी जो होता है। तो फिर जो है वो ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, नर्व मेम्ब्रेन को जो है उससे जो है वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, और उसका इफेक्ट उस पर इंसेक्ट्स पे पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, यूज़ पे आ जाएं जी। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इट कैन किल वेराइटी ऑफ इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट्स को ये किल कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी स्पेसिफिकली बात करता हूँ कि भाई आप इसकी स्पेशल क्या इसका यूज़ है, तो इट इज स्पेसिफिकली यूज अगेंस्ट मॉस्किटो ट्रांसमिटिंग मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स होते थे, जो मॉस्किटो जो है वो इसमें है, तो वो इसको स्प्रेड जो है वो करता है मलेरिया को, तो मॉस्किटो को किल करने में डीडीटी का बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, पास्ट में तो बहुत ज़्यादा जो है वो हम इसका जो है वो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज अगेंस्ट द फ्लाइज विच स्प्रेड द डिसीज लाइक टाइफाइड। ठीक है, हमने ऐसी बी फ्लाइज को जो है वो उससे हमने किल किया है कि जो टाइफाइड को जो है वो स्प्रेड कर सकती हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो है वो इसका इस्तेमाल हुआ था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा पेस्टिसाइड था जिसका वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ था, तो वो था डीडीटी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसको ऐसे करें, ऐसे ही आपके पास जो है क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे मान लो आपको आता है कि डीडीटी हाउ विल बट इज द स्ट्रक्चर, हाउ विल यू सिंथेसाइज एंड है ना, बट आर इट्स यूजेस, तो आप इसको इस तरीके से करें और अपनी बुक से भी पढ़ें। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास आता है गैमीजीन। ठीक है, कहता है गैमीजीन। ठीक है, इसको फिर प्रोनाउंस करता हूँ गैमीजीन। ठीक है,
तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये गैमीजीन है कि BHC है कि लिंडेन है, ठीक है। तो वो है ना, हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप मान के चलो कि लिंडेन, BHC और गैमीजीन एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके सामने जो है वो देखो फोकस है कि इसमें जो है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें मिसकन्फ्यूजन थोड़ा सा ये होता है बच्चों को कि सर इसका कॉमन नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। तो वो पेपर में क्या करते हैं कि जी इस तरीके का स्ट्रक्चर बना जाते हैं, ये बेंजीन और ये जी 6 क्लोरीन, है ना, कितनी होगी ये 6 क्लोरीन। तो ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बिल्कुल भी ये सबसे जो है मिसकॉन्सेप्शन है और ये गलत है स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देखो ये अगर ये कार्बन है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे जो है वो आपने हाइड्रोजन को ही जो है उसकी ख़त्म कर दिया, यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे मान लो साइक्लोहेक्सेन होती है ना, ये होती है साइक्लोहेक्सेन, उसमें रिंग नहीं होता, ठीक है। रिंग का मतलब ये होगा कि हर एक कार्बन के पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन है, तभी तो उसका फार्मूला क्या होता है C6H12, है ना। तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो हर एक हाइड्रोजन को आपने हटा के वहाँ क्या जोड़ देना है, क्लोरीन। तो उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव। तो अभी भी एक कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसका फार्मूला होता है C6H6Cl6, है ना। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो ये आपने फार्मूला भी याद रखना है, C6H6Cl6। अब अगर मान लो ये क्लोरोबेंजीन होता तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, और आपने हर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन भी लगा दिया, तो ये क्या बन गया C6Cl6। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन सी है कि इसके नाम में बेंजीन आ रहा है पर इसमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं होता। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि डू नॉट हैव बेंजीन। नाम दे दिया गया क्योंकि ये मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर है कि उसका डेरिवेटिव होता है एक्चुअली ये बेंजीन। जब मैं सिंथेसिस करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ध्यान रखना गैमीजीन इज ऑल्सो नोन एज BHC। BHC स्टैंड्स फॉर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। मार्केट में इसका नाम लिंडेन भी है, ठीक है, लिंडेन के नाम से भी ये बिकता है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना, इंडेन वो गैस कंपनी है, ठीक है, जो LPG सिलेंडर वगैरह को भरती है, ये है लिंडेन, ठीक है। तो लिंडेन जो होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है इन वेरियस स्टीरियो आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे इसके स्टीरियो आइसोमर जो है पॉसिबल है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमर होता है गामा आइसोमर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक होता है जितने भी इसके आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स में आपको इसमें मैं कैसे बताऊँ, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर फोकस किया हुआ है कि 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो 2 तरीके के मैंने बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक है जिसमें डार्क कलर का बॉन्ड है और एक है जिसमें जो है वो मेरे पास जो है वो इस तरीके से डॉटेड मैंने बॉन्ड लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे कोई रिंग प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई रिंग है, तो अगर बॉन्ड जो है वो अबव द प्लेन हुआ ऐसे इस तरीके से, अगर मान लो अबव द प्लेन बॉन्ड है तो वो डार्क कलर होता है, ठीक है, डार्क कलर से बॉन्ड हम बनाते हैं अबव द प्लेन। अगर वो बिलो द प्लेन है कि जैसे मान लो मेरे पास ये रिंग है और इस रिंग के नीचे बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बिल्कुल प्लेन के जो है वो नीचे बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या किस तरीके से दर्शाएंगे, ये जो डॉटेड वाला क्लोरीन है, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मान लो अभी मैंने इसको फोकस किया हुआ है, तो ये जो 4 बॉन्ड है जो कलर जिनको मैंने डार्क कलर किया हुआ है ब्लू कलर से, वो आपकी तरफ है, ठीक है, वो आपकी तरफ जो है वो बिल्कुल अबव द प्लेन है, और जो 2 क्लोरीन है जो बिल्कुल डॉटेड से है वो बिलो द प्लेन है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट है, तो इसको हम गामा आइसोमर्स जो है वो बोलते हैं। तो कमर्शियली जो BHC होता है इट एग्जिस्ट करता है इन 5 मेन आइसोमर्स। अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। जो कमर्शियल BHC मतलब जो मार्केट में जो है वो हम बेचा भी जाता है वो, और कमर्शियली जो BHC बनाया जाता है, ठीक है। पर लेकिन इसमें देखा गया है कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन इनकी एक्टिविटी जो होती है ना, टॉक्सिक एक्टिविटी, जैसे इंसेक्ट्स को किल करना, तो बड़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा किसके में देखी गई है, गामा में देखी गई है। तो हमें क्या करना होता है कि गामा फॉर्म को जो है वो ज़्यादा जो है वो हम उसको एनरिच करते हैं। जो भी हम मार्केट में लेके आएंगे प्रोडक्ट, उसमें गामा का कंपोनेंट जो ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया था, गैमीजीन बन गया था, ठीक है। तो ये हल्का सा डिफरेंस है कि BHC के तो मेन ये आइसोमर है, लेकिन BHC में जो अगर मुझे गामा की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा जो है मार्केट में लेके आनी है, गामा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना है, तो उसको गैमीजेन बोल देते हैं, क्योंकि हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सेपरेटेड जो मेरे पास गामा आइसोमर्स होगा उसको मैंने गैमीजेन बोल दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो वो मुझे ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने यही लिखा, आउट ऑफ 5 आइसोमर द गामा आइसोमर हैज़ मोस्ट टॉक्सिक प्रॉपर्टी एज इंसेक्टिसाइड, सो लेटर इट इज आइसोलेटेड बाय द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। सिंथेसिस की बात आ जाए, बड़ी सिंपल है सिंथेसिस। देखो आपको जैसे इनकी सिंथेसिस है ना ऑर्गेनो क्लोरो डेरिवेटिव्स की, ऐसी सिंथेसिस आपको बाकी पेस्टिसाइड्स में नहीं मिलेगी। मतलब उसमें थोड़े बहुत आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये सबसे सिंपल है।
पिछले केस में हमने क्या किया था, जो DDT के केस में क्लोरल और क्लोरोबेंजीन की कंडेंसेशन की, उसमें बैटरी निकाला हमने, बाकी कुछ नहीं किया, जोड़ा और स्ट्रक्चर बन गया DDT का। ठीक है, इस केस में देखो इससे आसान मेरे को नहीं लगता कि आपको आगे भी आएगी। इस केस में देखो मैंने यहाँ पे बेंजीन ली, बेंजीन को मैंने 3 क्लोरीन के साथ जो है वो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ही मैं बल्कि इसमें रिएक्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और क्लोरीन की इंसर्शन हो जाती है हर एक कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास देखो क्या बन जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में होती है sp2 और बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, C6H6Cl6। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको BHC भी बोला जाता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ 5 आइसोमर, है ना, जो मैंने पहले डिस्कस किए। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आइसोमर चाहिए। गामा की ज़्यादा देखी गई तो फिर मैं उसको गैमीजियन टर्म जो है वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये थी इसकी सिंथेसिस। और टेक्निकल मैन्युफैक्चर भी आप इसको इसमें जो है वो लिख के आएँ। टेक्निकल मैन्युफैक्चर जो है वो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, तो कई बार आपसे ये पूछी गई है। तो टेक्निकल मैन्युफैक्चर देखो मैंने इस तरीके से फोकस किया आपको, ये 2 पार्ट में आपको इसको डिवाइड करना, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस ना। 1 बाय 1 मैं इसको फोकस करूंगा थोड़ा जूम करके। तो आप ध्यान रखना कि टेक्निकल मैन्युफैक्चर किस 2 मेथड से होती है, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस से। तो देखो बैच प्रोसेस में देखो क्या होता है, इसमें हम बेंजीन एंड क्लोरीन इज रिएक्टेड इन ए लेड लाइंड वेसल प्रोवाइडेड विद ए यूवी लैंप सोर्स। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें बैच प्रोसेस में, कि इसमें जो आप रिएक्शन करवाओगे कंटेनर में कराओगे, उस कंटेनर की जो लाइनिंग बनी होती है, अंदर वाली लाइनिंग बनी होती है, वो लेड से बनी होती है। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये याद रखना है आपने। और उसमें मुझे लाइट का सोर्स चाहिए, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यूवी लाइट का सोर्स जो है वो मैं मर्करी वेपर लैंप उसमें लगा होता है। और टेम्परेचर की रेंज में रखता हूँ 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और प्रेशर जो होता है वो हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, किसमें, बैच प्रोसेस में। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये क्रैम करने वाली बात है। ये मेरे को भी याद होगा कि इसमें जी लेड लाइनिंग होती है। ठीक है, इसमें जो आपके पास जो टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रखना है। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो उस कंटेनर में फिर हम क्लोरीन गैस को बबल करते हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा, आपके पास बेंजीन प्रेजेंट होती है। तो क्लोरीन गैस को मैं बबल करूंगा और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूंगा जब तक जो है वो मेरे को 15% BHC ना मिल जाए उस लिक्विड में। ठीक है, तो जैसे मेरे को 15% मिल गई तो उसके बाद जो है मैं एक्सेस ऑफ जो है वो उसमें क्लोरीन पास करूंगा, ताकि मेरे पास जो है वो गैमीक्सेन के क्रिस्टल जो है वो सेपरेट आउट हो जाए। इंपॉर्टेंट बात ये है जी, लेड लाइनिंग, 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बैच प्रोसेस में। रही कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात, इसमें जो रिएक्शन होती है वो क्लोरीनेटर में होती है। उस वेसल का नाम दे दिया हमने क्लोरीनेटर। उसमें एक सेंट्रल कंपार्टमेंट बना होता है जिसको में जो है वो हम बेंजीन को रखा होता है, बस ये इसमें फर्क है। तो क्लोरीनेटेड वेसल की जो लाइनिंग होती है वो ग्लास से बनी होती है एंड इट इज ऑल्सो हैविंग द सोर्स ऑफ यूवी लाइट। इसके पास यूवी लाइट का अपना सोर्स होता है। ठीक है, इसके ये सारी चीजें परे भी प्रेजेंट थी, बस डिफरेंस क्या है, इसमें ग्लास की लाइनिंग है, उसमें ये किसकी लाइनिंग थी, लेड की लाइनिंग थी। ठीक है, बैच प्रोसेस में इसमें भी यूवी लाइट का सोर्स है, उसमें भी यूवी लाइट का सोर्स है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें क्लोरीनेटर का यूज किया, स्पेशल वेसल को नाम दे दिया, जिसके सेंट्रल कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, बेंजीन प्रेजेंट होता है। तो मैंने लिखा है क्लोरीनेटर हैज सेंट्रल कंपार्टमेंट इन विच बेंजीन इज टेकन। टेम्परेचर रेंज इसमें हाई होगी तो प्रेशर मुझे कम करना पड़ेगा, तो 40 to 60 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसमें है टेम्परेचर होगा और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर प्रेशर मैंने ज़्यादा कर दिया 1 एटमॉस्फेयर तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये रिएक्शन कंडीशन है, इसको आप याद कर रखें, इसमें कोई लॉजिक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। द क्लोरिनेशन इज कंटिन्यू टिल 14 to 50% जो है वो मुझे BHC ना मिल जाए। सेम उसमें वैसा किया और फिर उसको जो है वो हम आगे फर्दर सैचुरेट करते हैं। ठीक है, क्लोरीन से, ताकि मुझे क्या मिल जाए, गैमीक्सेन मिल जाए। ठीक है, तो दीज आर द 2 मेथड्स, बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। गो थ्रू होना इसको ऐसे एज इट इज याद रखना है आपको कि टेक्निकल मैन्युफैक्चर जो है कैसे की जाती है। अगर आपको प्रिपरेशन आती है गैमीक्सेन की तो आप वो रिएक्शन भी लिख के आओ और ये 2 प्रोसेस भी लिख के आओ। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि जी गामा आइसोमर जो होता है BHC का, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये टॉक्सिक भी होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 112.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसका 323.4 है ना। तो ये कंपाउंड के स्पेसिफिकेशन है, जैसे हमारी बॉडी की होती है स्पेसिफिकेशन, जी बताओ हमारी बॉडी में है ना कि BP कितना है, ठीक है, कोई सॉल्ट कितना है। तो वैसे कंपाउंड का हम क्या बताते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो मैक्सिमम जो आपके पास ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल होता है बेंजीन में, एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, इथेनॉल में। ठीक है, यूज़ की बात करते हैं जी, गैमीक्सेन के यूज़ क्या है। यूज़
पे आपने बड़ा फोकस करना है। जब भी आप पेस्टिसाइड करते हो तो आपको यूज़ उसके स्पेसिफिक पता होने चाहिए। गैमिक्सेन हैज़ एक्सेप्शनल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज एज कंपेरिजन टू DDT। इंसेक्ट्स विच आर नॉट किल्ड बाय द DDT इज किल्ड बाय द गैमिक्सेन। जो इंसेक्ट DDT से नहीं मरते हैं वो हम गैमिक्सेन का छिड़काव करके उनको जो मार सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी जो है गैमिक्सेन लिंडेन का जो है वो इट इज रजिस्टर्ड एज फॉर द यूज एज ए सीड ट्रीटमेंट फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो है अगर जैसे मान लो हमें सीड्स हमने प्रिजर्व करके रखे हो तो सीड की ट्रीटमेंट के लिए भी हम गैमिक्सेन का छिड़काव जो है वो करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द होम गार्डनर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ फ्लीज एंड टिक्स, ठीक है। तो जो गार्डनिंग वगैरह, ठीक है, जो शौक रखते हैं, ठीक है, वो जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो डॉग एरिया होता है, जिन्होंने डॉग्स वगैरह रखे होते हैं, टिक्स और फ्लीज आपको पता है कि डॉग्स के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, वो उनको तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनको किल करने के लिए भी जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है गैमिक्सेन का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर, ठीक है। जैसे मान लो लकड़ी वगैरह जो है किसने स्टोर करके रखी हुई है तो वहाँ पे जो है वो कोई और जो है वो वहाँ पे इंसेक्ट्स ना लगे, उसको कोई कीड़ा ना लगे, तो उसमें भी जो हम इसमें जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो दीज आर द 2 पेस्टिसाइड जो आपको करने हैं, आपके सिलेबस में है। इसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और यूज़ आपको आना चाहिए। बहुत ईजी है इनकी प्रिपरेशन, ठीक है। क्लोरल प्लस क्लोरोबेंजीन माइनस वाटर किया, DDT बना। बेंजीन ली, क्लोरीन ली हमने, और बेंजीन के डबल बॉन्ड हटा के सब जगह हमने क्लोरीन लगा दिया, वो BHC बन गया। और 2 प्रोसेस क्या लिखे, बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। बैच प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर का जो आपने देख लेना कि उसमें टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, और कंटिन्यूस प्रोसेस में टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 2 करें। और थोड़ा सा आपको मैंने एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता लगना चाहिए कि डाई एल्ड्रिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कि डाई एल्डर एक साइंटिस्ट है, डाई एल्डर रिएक्शन होती है। अब आप पढ़ोगे हायर केमिस्ट्री में, जो बच्चे आके जाएंगे, डाई एल्डर रिएक्शन, ठीक है। तो वो जो है वो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑनर्स कोर्स में तो BSc में है, लेकिन यहाँ शायद नहीं है HPO में डाई एल्डर रिएक्शन। तो उसमें ये एल्ड्रिन बनता है और उसी का काउंटर पार्ट डाई एल्ड्रिन बनता है। मेरा फोकस मेन है कि यहाँ पे क्लोरीन 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 है ना, क्लोरीन 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 पॉलीक्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, क्या होते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो होते हैं, और ये भी इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप इन 2 को रिवाइज करें, साथ का साथ रिवाइज करें, तभी आपके लिए जो है वो आगे का रास्ता आसान होगा। क्योंकि डे बाय डे जो है वो बर्डन थोड़ा बढ़ता जाता है। तो आप इसको नोट्स प्रॉपर बनाते जाएं, इसके स्ट्रक्चर बनाते जाएं और इसको समझ के करें। जब भी आप इसके नोट्स बनाते हैं तो जो PDF मैं सेंड करता हूँ वो PDF और आपकी जो बुक होती है, तो आपने बुक भी जरूर पढ़नी है और उसके साथ साथ नोट्स बनाएं। फिर मैं आपको असाइनमेंट्स जो हो साथ के साथ भी देता रहूँगा, ठीक है। तो इतना सा करें, 2-2 जो है वो हम पेस्टिसाइड करते रहेंगे, और फिर जो है वो इस तरीके से आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर होता जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू।